हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। और आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम्स में सिंटेक्स जो आपका पार्ट पूछा जाता है उसके क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और ये केवल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये जो भी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आप हायर लेवल पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और जो भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन वाले बच्चे होंगे वो जानते हैं कि उनके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं जिस तरह से यहाँ पे है, बट इनके एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस आ जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं अभी करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, जो बोर्ड के बच्चे हैं, जो 12th लेवल के बच्चे हैं, जो 10th लेवल के बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो एक्सप्लेनेशन आप जो कंपटीशन लेवल का एग्जाम होता है वहां पे नहीं सुनते हो। वहां पे थोड़ा इसको ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करना होता है, बट लॉजिक वही होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक वही होगा। तो जो लोग भी अभी बिगिनर हो, बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए तो ये सेशन हेल्पफुल है। बट अगर आप काफी टाइम से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो शायद ये सेशन आपको उतना अच्छा न लगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार में देखकर 10 आउट ऑफ 10 कर दोगे। ये बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन जो 12th वाले बच्चे होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे हैं, जो 10th या 12th में है, उनके लिए ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से परेशान करने लायक हो सकते हैं। तो उनको मैं एक बार इनका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, तो एक क्वेश्चन की हेल्प से आप कम से कम 5 क्वेश्चन कर पाओगे। तो दिखने के लिए तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, बट ये आपके लिए कम से कम 30-32 क्वेश्चन सॉल्व करा ले जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो उठा के देख लो, इस बेस पे आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को शेयर करना मत भूलो। वीडियो को तुरंत के तुरंत शेयर कर दो। जो भी आपके 12th वाले या 10th वाले या बोर्ड वाले जो भी बच्चे उनसे शेयर कर दो। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो और बिगिनर हो तो भी आपके लिए सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आई प्रीफर मिल्क देन टी। इसको सही कर लेना थोड़ा सा। आई प्रीफर मिल्क देन टी, ये स्मॉल लेटर होना चाहिए था। तो मैं मिल्क की बजाय टी प्रीफर करता हूं। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन का अगर मैं यहां पे एक्सप्लेनेशन दूं तो यहां पे आपको सिर्फ इतना समझना है, जब भी प्रीफर वर्ड आएगा, प्रीफर, तो आप बोलने के लिए तो लगेगा कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि मैं टी की बजाय मिल्क प्रीफर करता हूं, तो आई प्रीफर मिल्क देन टी। बट आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है, जैसे प्रीफर है ना, सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, ठीक है, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको देन लगा के आएगा और आपको इन सब के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। आप बहुत ध्यान से सुनना, और आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको दिखेंगे कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कभी प्रीफर के साथ देन, कभी सीनियर के साथ देन, कभी जूनियर के साथ देन, कभी इंफीरियर के साथ देन, या कभी प्रायर के साथ देन आएगा। आपको इन सभी वर्ड्स के साथ हर बार आपको टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो प्रीफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, इंफीरियर टू या प्रायर टू। क्लियर हो गया? पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो अगला देखो। सी रिजेंबल्स लाइक हर ब्रदर। क्वेश्चन को समझना कि वो अपने भाई की तरह दिखता है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, तो सी रिजेंबल्स लाइक हर ब्रदर, वो अपने भाई की तरह दिखती है, मान लो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब क्या है कि वो अपने भाई की तरह दिखती है, तो आपने वो लाइक लगाया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा होगा। बट आपको यहां समझना पड़ेगा कि ये जो रिजेंबल है ना, रिजेंबल, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। पहले तो ये समझो, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, है ना। सकर्मक मतलब जिसका ऑब्जेक्ट हो, जिन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ जाए, वो वर्ब कौन सी वर्ब होंगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो रिजेंबल जो है ना, रिजेंबल, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका मतलब होता है टू लुक अलाइक, टू लुक लाइक, की तरह दिखना। तो इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा लाइक लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीपोजिशन हमने लगा के गलत कर दिया। लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं आई लाइक यू, तो यहाँ पे लाइक वर्ब है, और लेकिन यहाँ लिखा है यू आर लुकिंग लाइक योर ब्रदर, तो यहाँ पे लाइक प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो ये लाइक यहाँ पे नहीं लगेगा, आपको सीधे लिखना पड़ेगा सी रिजेंबल्स हर ब्रदर। मैं फिर समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान दो। इसमें मेन वर्ब रिजेंबल है, क्लियर है। चलो, अगर ये मेन वर्ब है, और मैंने बताया वर्ब दो तरह की हो सकती है, या तो ट्रांजिटिव या तो इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब जिसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, और इनट्रांजिटिव जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अगर मैंने कहा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमें इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए। एक तरीका ये था समझने का, लाइक हटा दो। दूसरी बात ये कि रिजेंबल का मतलब ये होता है के तरह दिखना, तो दोबारा से लाइक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लेवल पे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पे लाइक यूज नहीं होगा। क्लियर? अगला देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपने इस क्वेरीज या क्वेश्चन जो भी है वो कमेंट कर सकते हो। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखो, जब भी हम बचपन से इंग्लिश पढ़ना चालू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर है? दूसरी बात
कि आमतौर पे नाउन में एस लगा देने पे प्लूरल बन जाता है। जैसे बॉय है बॉयज, गर्ल है गर्ल्स, कार है कार्स, बस है बसेस, है ना, तो एस लगा के प्लूरल बनता है। अब क्या है कि फिजिक्स आपको देखने में लग रहा होगा कि प्लूरल है, बट एक्चुअल में फिजिक्स एक विषय का नाम है। तो फिजिक्स है, सिविक्स है, मैथमेटिक्स है। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं कि मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिविक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको ये समझना है कि ये सभी जगह पे ये जो सब्जेक्ट हमारा जो विषय का नाम है, वास्तव में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये एक विषय का नाम है, किसी चीज का नाम है तो सिंगुलर होगा। तो आपको यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा इज। क्लियर हो गया? अगर मैं बोलूं मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो गलत है। मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं है, वो एक विषय का नाम है और वो सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। इसको थोड़ा सा समझने में आपको ध्यान देना होगा। मेन सब्जेक्ट जो है ना हमारा यहाँ पे वेजेस है, और वेजेस अगर सब्जेक्ट है तो इसकी वजह से प्लूरल वर्ब होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। सिन हमारा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अभी मैंने एक जगह बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, दूसरी बात बोल रहा हूं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो वास्तविक सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? वेजेस। अब ध्यान दो, अगर वेजेस वास्तविक सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आर होना चाहिए था। प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ये एक कहावत है, इसको दो तरीके से मैं समझाऊंगा। एक तो वेजेस का मतलब यहाँ पे रिजल्ट है, और जब वेजेस का मतलब रिजल्ट हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहिए। दूसरी बात, ये एक कहावत है कि पाप की कमाई मौत होती है। तो जो कहावत जैसे बोली गई होती है, बाइबल में लिखी हुई लाइन है, तो जो कहावत या जो बातें जैसी लिखी गई होती है उनको फिर आप ना तो कोई सिंगुलर ना तो कोई प्लूरल ना तो ग्रामेटिकली आप उनको करेक्ट करते हो, बल्कि उनको जैसे बोला गया होता है आप उसको ऐसे करेक्ट करते हो। तो इसका जो सही करेक्शन होगा वो यहाँ पे इज लगेगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। एक बार फिर से सुनना, द आर्टिकल है, वेजेस नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन और सिन नाउन है। क्लियर है? आर हमारा यहाँ पे मेन वर्ब था, ठीक। मेन वर्ब जैसे अभी बताया कि फिजिक्स सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज लगा, आर नहीं लगा। उसी तरह से यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा वेजेस है। अगर वेजेस सब्जेक्ट है और प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होनी चाहिए थी। क्लियर? ठीक। लेकिन फिर मैंने बताया कि ये कहावत है और वेजेस का मतलब यहाँ पे रिजल्ट है। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट हो और इसके अलावा ये कहावत भी है, तो इस वजह से यहाँ पे वेजेस के लिए आर सही नहीं है, वेजेस की वजह से इज होगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। बहुत ज्यादा पूछा गया इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कि सर वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसे? जब भी आप बोलोगे वन ऑफ द फ्रेंड, तो ये बताओ एक ही फ्रेंड होगा तो उसमें से एक कैसे चुन पाओगे? आपके पास कई सारे फ्रेंड होने चाहिए। अगर 10 फ्रेंड है तो आप बोल पाओगे वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तभी तो बोलोगे। मेरी बहुत सारे कार हैं उनमें से एक कार, मेरे पास बहुत सारी पेन है उनमें से एक पेन, तो वन ऑफ माई पेन्स, वन ऑफ माई बुक्स। समझ में आई बात? ठीक। तो देखो, कालिदास वॉज थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अगर एक ही पोएट है तो उसमें ग्रेटेस्ट कैसे बोल पाओगे? आप सुपरलेटिव डिग्री भी लगा रहे हो, और सुपरलेटिव डिग्री कब लगाते हो? अगर मैं बोलता हूं ही इज द बेस्ट बॉय इन दिस क्लास, इसका मतलब उस क्लास में और बच्चे हैं और उनमें वो सबसे बेहतर है, ऐसे ही तो बोलते हो। इसीलिए अगर मैं बोल रहा हूं कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, तो ये गलत है। हमें बोलना पड़ेगा कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। जितने भी पोएट थे उनमें से सबसे महान पोएट में से एक थे वो। और इस कॉन्सेप्ट पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई नॉवेल्स, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा और हर बार उसमें से एस हटा देगा। क्लियर? अगला देखो, इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट। क्लियर? ये है तो कंडीशनल, और इस लेवल पे मुझे जहां तक पता है बहुत सारी जगहों पे कंडीशनल और ये स्ट्रक्चर ये सब नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है? मैं इसी बात को ध्यान में रखते ये वीडियो बना रहा हूं कि मतलब आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो इस लेवल पे पढ़ानी चाहिए, बट बहुत सारे टीचर ऐसे हैं वो पढ़ाते नहीं है और उन्हें आता भी नहीं है कि वो पढ़ाएं। ठीक है? स्कूल में इतना टाइम भी नहीं होता है, और कई बार स्कूल में बच्चों का लेवल भी ऐसा नहीं होता है कि उन बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है किस लाइन का मतलब क्या था। अगर आपको ये लाइन का मतलब समझ में आ जाता है और इस सेंटेंस को बोलने का एक तरीका पता चल जाता है, एक पैटर्न पता चल जाता है, तो एटलीस्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। देखो, जब भी आपको ये बोलना हो कि विश करनी हो, विश इच्छा, कि काश मैं चिड़िया होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं तुम होता, या काश मैं तुम होता,
तो आप वहां पे केवल और केवल वर वर्ब का यूज करोगे, WERE वर, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है इफ, यदि आई वॉज यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, मैं ये काम कभी नहीं करता। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दूसरी वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 मॉडल, ये जो वुड मॉडल है इसके साथ V1, तो यहां पे तो एरर नहीं आएगा आपके पेपर में। देखो अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है इस क्वेश्चन में, बट जिस लेवल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब जिस लेवल का एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो आप एकदम फिक्स मान के चलो कि यहां पे एरर नहीं आने वाली है, वुड प्लस V1 में एरर नहीं आने वाली है, एरर आपको यही आने वाली है, क्योंकि आपको आमतौर पर पता है आई के साथ क्या लगता है, वॉज, तो वो आपके लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि इफ आई वॉज यू लगा देंगे, जबकि इफ आई वॉज यू नहीं होगा। यहां पे लिखना पड़ेगा इफ आई वर यू। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब आप इमेजिन कर रहे हो यदि मैं तुम होता, तो अगर आप आई वॉज लगा दोगे तब तो ये बात होने लगेगी ना कि यदि मैं तुम हूं, है ना, या यदि मैं तुम था, ऐसा कुछ मीनिंग निकलेगा। और आप बोलना चाह रहे हो यदि मैं तुम होता तो मैं ये काम नहीं करता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड स्लैप हिम, मैं उसको एक थप्पड़ मार देता। किसी कंडीशन में आप ऐसे बोल रहे हो। अगर आप ये बोल दोगे इफ आई वॉज यू, यदि मैं तुम था, तो इसका सेंस नहीं बनेगा। एक्चुअली में यहाँ पे आप इमेजिनेशन, मतलब जो है ना, बहुत हाइपो हो रहे हो, बहुत हाइपोथेटिकल कंडीशन में जा रहे हो कि यदि मैं तुम हो जाता, तो इस वजह से आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आप यहाँ पे वर लगाओगे। अगर आप बोलते हो काश मैं चिड़िया होता, तो आपको बोलना पड़ेगा इफ आई वर अ वर्ड, या आई विश आई वर अ बर्ड। समझ आ गया? तो इस तरह के जब भी सेंटेंस आएंगे, यदि मैं वह होता, इफ आई वर ही, ऐसे करके, ठीक है ना, यदि मैं वह होता, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू। क्लियर हो गया? अगला देखो, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। इसको भी समझो, बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इट इज आई, ये मैं हूं जो तुम्हारा सबसे बेहतर दोस्त हूं। तो सबसे पहले ये समझो, आई के साथ आप क्या लगाते हो, एम लगाते हो या इज लगाते हो? तो सबका जवाब होगा सर आई के साथ एम लगेगा, इज नहीं लगेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो हु है ना, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब आ जाए यहां पे, इट इज आई, ये मैं हूं, कौन? जो तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो एक्चुअल में ये हु जो है वो किसको रिलेट करने जा रहा है? आई को। किससे? आने वाली क्लॉज के लिए। तो आई के लिए इज कभी लगाते नहीं, आई के लिए क्या लगता है? एम। फिर से सुनो, ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट कर रहा है किसको? अपने पहले वाले प्रोनाउन को इस आने वाली बात में। यह मैं हूं, इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको लगता है ये सही है, बट आई की वजह से तो आपको एम लगाना चाहिए था। अगर यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट होता तो उसके हिसाब से लगाते, है ना। इट इज राम हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो सही रहता। अगर यहाँ पे राम होता तो यहाँ पे इज सही था, बट आई है तो यहाँ पे एम होगा। आपके पेपर में राम वाला नहीं आएगा, कंफर्म है कि आपके पेपर में आई वाला ही आएगा। क्लियर? आगे देखो, ही इंटर्ड इनटू द रूम। बहुत ज्यादा ये जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि ही इंटर्ड। ये अभी भी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, आप अभी भी देखोगे कि कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम होते हैं, सीडीएस के या फिर एमटीएस के, एसएससी के, सीपीओ के, सीएचएसएल के या बैंक्स के, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जब बच्चा पहली बार आता है तैयारी करने, तो वहां पे उसको ये सारे क्वेश्चन बताए जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी होगी काफी टाइम से, उनके लिए ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखो, या बताने में, या एक्सप्लेन करने में सारी चीजों को। इंटर भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब था, इंटर भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो मैंने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन ले आना चाहिए। यहां पे भी देखो इनटू एक प्रीपोजिशन है जो कि नहीं आएगा। दूसरी बात, रिजेंबल का मतलब होता है की तरह दिखना, उसी तरह इंटर का मतलब होता है में प्रवेश करना। इसी वजह से ही इंटर्ड इनटू द रूम, जैसे आप बोल देते ना आई इंटर्ड इनटू द रूम, मैं कमरे में प्रवेश किया, गलत है, आई इंटर्ड द रूम, क्योंकि इंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर इंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, जैसे रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब था। दूसरी बात ये बताई थी कि रिजेंबल का मतलब ही होता है के तरह दिखना, उसी तरह से इंटर का भी मतलब होता है में प्रवेश करना, और किसमें? द रूम। क्लियर? अगला देखो, शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। आप बोलते हो ना हाउ डेयर यू, ठीक है, तो ये वही वाला डेयर है। डेयर का मतलब होता है मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। डेयर एक मॉडल है। डेयर क्या है? मॉडल। इसको समझाने के लिए मैं बताऊं, जैसे कैन एक मॉडल है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, मस्ट होता है, शुड होता है, यूज्ड होता है, वुड होता है, नीड होता है, डेयर होता है। तो डेयर एक मॉडल है, उसी तरह जैसे कैन एक मॉडल है। आप क्या बोलते हो? आई कैन डू दिस। सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, आई कैन डू दिस। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ध्यान रखना। क्या कभी आप मॉडल में एस लगाते हो? आई कैन डू दिस कभी लगाते हो? नहीं लगाते हो।
यू शुड डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस। कभी बोलते हो यू शुड्स डू दिस, शुड में से यूज लगाते हो? कभी नहीं। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स में कभी एस या ईएस हमें नहीं लगाना है। फिर से सुनना, मॉडल में कभी एस या ईएस नहीं लगाना है। मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं होते हैं, है ना, ये अलग होते हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी वजह से शी, अब डेयर, अच्छा डेयर क्या होता है ना, डेयर की एक और खासियत है कि डेयर मॉडल भी हो सकता है और डेयर मेन वर्ब भी हो सकता है। अब हमें पता बस ये करना है कि डेयर कहीं मॉडल तो नहीं है। अगर हमें पता करना है तो उसकी जगह कैन लगा के देख लो। शी कैन नॉट स्टॉप मी, सही है। इसका मतलब कैन की जगह पे हमने क्या यूज किया है? डेयर, ठीक है ना। कैन की जगह हमने क्या यूज किया है? डेयर। तो इसका मतलब इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। जब भी डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज किया जाएगा तो वहां पे कैन फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी डेयर को मॉडल की तरह यूज करोगे तो वहां कैन मॉडल फिट हो जाएगा, क्योंकि कैन भी एक मॉडल है। इसका मतलब जब आप कैन को डेयर से रिप्लेस कर पाओ, सॉरी, जब आप डेयर को कैन से रिप्लेस कर पाओ, इसका मतलब वहां डेयर क्या है? मॉडल है। तो ध्यान से सुनो, पेपर में आपके जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही वाला आएगा कि शी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। यहाँ पे डेयर्स नहीं होगा, डेयर होगा, क्योंकि डेयर एक मॉडल है और मॉडल में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि डेयर को मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे डेयर मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे डेयर मॉडल है, क्योंकि मेन वर्ब तो स्टॉप है हमारी। अगर मेन वर्ब स्टॉप है तो डेयर मॉडल हो गई, और अगर डेयर मॉडल है तो फिर मॉडल में ऐसे नहीं लगाते। आप इसको कैन से रिप्लेस करके भी चेक कर सकते थे। तो यहां से ऐसा डालो। आखिरी क्वेश्चन देखो, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है ना वन, इसका मतलब एक को अपना काम करना चाहिए, और ये जो यहाँ पे प्रोनाउन लगाया वहां पे हिज। देखो, अगर मैं बोलता ही शुड डू हिज ड्यूटी तो हमें समझ में आता कि ही को अपना काम करना चाहिए, ही शुड डू हिज ड्यूटी। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक को अपना काम करना चाहिए, और ये कोई भी हो सकता है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई और, कोई भी हो सकता है। तब मैं इसी बात को बोलूंगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। जैसे ये ही एक प्रोनाउन होता है ना, ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। उसी तरह वन का सब्जेक्टिव केस वन, वन का ऑब्जेक्टिव केस वन, और वन का पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होता है। अब जब बोलते हो उसे अपना काम करना चाहिए तो ही शुड डू हिज ड्यूटी, और एक को अपना काम करना चाहिए मतलब सभी को, प्रत्येक को, मतलब मैं चाहे तुम चाहे कोई और, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। समझ में आया? इसी वजह से यहाँ पे वन हमने अगर सब्जेक्ट लगाया तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। अब कई बच्चे ऐसा कह सकते हैं, सर अगर मैं यहाँ ही कर दूं तो सही हो जाएगा। बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आप इधर के हिसाब से इधर वाले को सही नहीं करोगे जब तक कि कोई बहुत खास मजबूरी ना हो। स्टार्टिंग से पढ़ते जाओ, और एक्चुअल में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से सारी चीजें चेंज होंगी। ऐसा थोड़ी है कि और चीजों के हिसाब से आप सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट चेंज कर दोगे तो पूरे वाक्य का मतलब बदल जाएगा। अगर यहाँ पे ही लिख दोगे तो ये केवल थर्ड पर्सन को रिफर करेगा, और वन लिखा हुआ है तो ये सभी के लिए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और है। तो वन शुड डू हिज ड्यूटी की बजाय वन शुड डू वंस ड्यूटी। एक बार फिर से सुनना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इस पे भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। वन शुड डू हिज ड्यूटी में अगर यहाँ पे ही होता तो सही हो जाता, ही शुड डू हिज ड्यूटी। शुड मॉडल है और डू मेन वर्ब है। एक बार फिर से वही वाला क्वेश्चन जो पीछे था, शुड में आप एस या एस नहीं लगा सकते, शुड एक मॉडल है। तो ही शुड डू हिज ड्यूटी में सही था कि ही लगा हुआ और हिज लगा हुआ है, लेकिन वन शुड डू हिज ड्यूटी में यहाँ पे वन को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इसके हिसाब से पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस होना चाहिए। फिर मैंने अगली बात बोली कि क्या सर हिज के हिसाब से हम यहाँ ही लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो और वाक्य सही भी होगा, बट आपको करेक्शन करना होगा तो आप ऐसे नहीं करोगे, आपको लिखना पड़ेगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। क्लियर हो गया? नहीं तो वाक्य का मतलब बदल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा और ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। जो भी लोग बोर्ड लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट सेशन में हम फिर पार्ट 2 के साथ मिलेंगे और ऐसे कर करके हम करीब अगर हम 100 एरर भी सॉल्व कर ले जा रहे हैं, 100 सिंटेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर ले जा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो आपके पेपर में 2 या 3 नंबर का सिंटेक्स का क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।